तो हेलो गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विश्व इतिहास को। बहुत डिटेल समझा जाएगा, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश किया जाएगा। कोशिश करूंगा कि एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। जो ये बिहार बोर्ड का चल रहा है, उसके बाद एनसीईआरटी का भी आएगा। दोनों सेशन का जब पढ़ लिया जाएगा, दोनों में 9th क्लास में शायद बिहार बोर्ड में 6 चैप्टर है और एनसीईआरटी में 5 या 4 चैप्टर है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों मिलाकर 10 चैप्टर है। 10 दिनों में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन से भी कम लगेगा पर डे। अगर 1 से 2 दिन एक चैप्टर डाल दूंगा तो काफ़ी बहुत जल्दी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है भौगोलिक खोजे। बहुत डिटेल समझा जाएगा। भौगोलिक खोजे को मतलब क्या होता है? नई नई जगहों को खोज करना, नए नए एरियाओं के बारे में पता लगाना, ठीक है। इसको भौगोलिक खोजे कहते हैं। और भौगोलिक खोजों की कहानी जो है एक्चुअली में शुरू क्यों होती है, तो अगर विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ी सी पीछे जाकर देखेंगे थोड़ा सा, तो पता क्या चलेगा हम लोग को कि 8 क्लास में जब आप लोग को पहला चैप्टर जो पढ़ाए थे पुनर्जागरण की शुरुआत, तो पुनर्जागरण क्या हुआ था कि लोग धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस जागने लगी थी। लोगों में इस चीज़ की जिज्ञासा बढ़ गई थी कि हम अपने एरिया को विकसित करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप में विकास करें, ठीक है। देश का विकास करें, ठीक है। इस तरह की भावना जब लोगों में जागृत हुई तो लोगों ने नए नए चीज़ों की खोजना शुरू किया, नए नए मशीनों को बनाना शुरू किया, जो एक औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? नई नई जगहों को खोज करने के लिए प्रेरित किया। मतलब उद्योग धंधा ज़्यादा लगे, सामान ज़्यादा होने लगे, तो सामान बेचने के लिए मार्केट की जरूरत पड़ी। और मार्केटों के चक्कर में लोगों ने, यूरोप वासियों ने दुनिया भर की जगह खोजना शुरू किया कि कहाँ बेचा जाए। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के बारे में जानकारी मिला। उससे पहले क्या था कि उससे पहले पूरी दुनिया में एक अंधविश्वास फैला हुआ था कि भाई समुद्र के रास्ते नहीं जाना है, समुद्र में ये है वो है, डूब जाइएगा, मर जाइएगा। और धरती ना पूरी तरह से मतलब एक धरती का एक ना एक अंत है, लास्ट में जाइएगा तो धरती पर गिर जाइएगा। बहुत सारे कैसे मिथ यानी भ्रम लोगों के बीच में फैली हुई थी, जिसके कारण बहुत सारी लोगों को परेशानियां होती थी और ये भौगोलिक खोजों में। लेकिन ये भौगोलिक खोज जब शुरू हुआ और जब ये असल निर्णय पर पहुंचा, तो लोगों के अंदर की जितनी भ्रांतियां थी, लोगों के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ थी, वो सारी दूर होने लगा, ठीक है। इसी चीज़ की इसमें चर्चा करेगा। उसी संदर्भ में मार्को पोलो जो था, एक पुर्तगाली जो व्यापारी था, यात्री था, वो मार्को पोलो, वो आता है भारत में, भारत का विजयनगर शहर में घूमता है। और वहाँ पर विजयनगर शहर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इसकी स्मृति के बारे में अपनी यात्रा के वृत्तांत में, यानी जो अपनी जीवनी लिखा है यात्रा वाला, उसमें इसको नोट किया, लिखा, बताया है कि भाई विजयनगर साम्राज्य गजब ही समृद्ध और धनी मनी और सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा था। उसी तरह वो चीन जाता है तो चीन के शासक मिलते हैं कुबलाई खां, उनके बारे में भी काफ़ी तारीफ करते थे। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो भारत में आया था तो किस साम्राज्य के बारे में, किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा किया, ठीक है। तो किस साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की। और ये पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो चीन के किस शासक के समय वहाँ पर गया था, तो किसके शासक समय? तो कुबलाई खां के। 2 क्वेश्चन बच सकता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक यात्रा वितरणों में यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई की समृद्धि तो एहसास तो कराएं, परंतु उस पर किसी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब क्या है कि जो ये यात्री लोग थे जो जगह जगह देशों में ट्रैवलिंग करते थे, उनसे बहुत सारे देशों के बारे में जानकारी तो मिला, लेकिन बहुत सारे देश जो है उनकी बातों पर उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और वो मतलब अपने एरिया को डेवलप करने के नहीं सोचे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना नहीं चाहा, साम्राज्यवाद के चक्कर में नहीं पड़ा, ठीक है। आ गया जी। इस पेज में देखेंगे तो इस पेज में पूरी अंधविश्वास की कहानी लिखी हुई है। मतलब क्या है? लिखा गया है कि पहले के ज़माने में कैसे लोगों को अंधविश्वास था कि भाई समुद्र के रास्ते संभव नहीं है जा पाना, पृथ्वी से गिर जाइएगा। पूरी कहानी को इसमें लिखा गया है ना, कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में लोगों को ज्ञान अत्यल्प थी, मतलब कि कम था, और लोगों के बीच में अंधविश्वास था, अजीब तरह का विश्वास था, है ना। स्मरण, समुद्री यात्रा अत्यंत कष्टपूर्ण और असाध्य है, ठीक है, ये है ना। उसके बाद से पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगा जब वहाँ पर जाकर आदमी गिर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा था कि समुद्र में भटक जाने का भय लगा रहा था, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, 71% तो पानी है। समुद्र जो है ना बहुत ज़्यादा विशाल बड़ा है, उसका और छोर दिखता ही नहीं है जब एक्चुअली में समुद्र उतरिएगा तो, ठीक है। और उसके साथ साथ इन विषम परिस्थितियों में नाविक व्यापारी द्वारा अटलांटिक यानी अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था, ठीक है। मतलब था कि अटलांटिक महासागर एक तो अंध महासागर भी कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा अंध महासागर किसे कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर का थे। और ये कितना खतरनाक महासागर था, यह कोई भी महासागर बहुत ही खतरनाक है, जैसे प्रशांत हो, अटलांटिक हो, हिंद महासागर हो, महासागरों की तो और छोर है नहीं। अब पहले के ज़माने में उतनी हाई टेक्नोलॉजी के जहाज़ों भी नहीं होते थे, तो लोगों में भय बना रहता था, ठीक है, कि क्यों जाए, किस लिए जाए, ठीक है।
अब आते हैं यहाँ पर देखेंगे भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार होना शुरू की। तो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है? तो इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके फलस्वरूप यूरोप में मध्यवर्गीय मानसिकता से निकलने पे उदय हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम यानी आधुनिक इजराइल जो अवस्थित, अभी देखो क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक इजराइल जो है कहाँ अवस्थित है, या आधुनिक इजराइल का पुराने नाम क्या था? तो जेरूसलम उस एरिया का नाम था, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंती मध्य एशिया और नवीन अरबों के से पराजित हुए, तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपवासियों ने टूटने लगा। मतलब यूरोपवासियों को कुछ बहुत सारे ऐसे देश थे, जैसे ब्रिटेन था, इन लोगों को अद्भुत अपने आप पर घमंड था कि हम लोग दुनिया पर जो है सबसे ताकतवर है। धीरे धीरे वो बहुत सारे देशों से हारने लगे, तो उनकी क्या हुई, उनकी जो है भ्रम ये टूटने लगा, ठीक है। आगे जी, आगे समझते हैं लोग। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी के दशक में पूर्व यूरोपीय और मध्य एशिया का व्यापार कुस्तुनतुनिया का मार्ग से होता था। यदि यूरोप वाला व्यापार करते थे एशिया में आने के लिए, एक जगह से होकर आते थे, जगह का नाम था कुस्तुनतुनिया। उस पर कब्जा कर लिया 1453 ईस्वी में। कौन? तुर्की ने कब्जा कर लिया। तुर्की में था उस्मानिया सल्तनत क्या किया कि तो वो कब्जा कर लिया किस पर? कुस्तुनतुनिया पर, और कब्जा करके अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्या हुआ कि यूरोप वासियों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब वो यूरोप में एशिया में आ नहीं सकते थे व्यापार करने के लिए। इसके वजह से क्या हुआ कि उनको नई जगहों को ढूंढने की आवश्यकता थी। क्या थी भैया? इस हल का ढूंढना, मतलब इसका हल ढूंढना आवश्यकता था। अब वो जा नहीं सकते एशिया में, तो फिर क्या था उनके पास विकल्प? वो समुद्र के रास्ते ही आए, क्योंकि वही ना बचता है। एक्चुअली में क्या था, यहाँ देखेंगे तो ये वाला जब ऐसे भारत को बनाते ले, ये हो गया भारत प्यारा सा हम लोग का, और यहाँ आगे ये है यूरोप और ये है एशिया, बीच में है ये कुस्तुनतुनिया जगह। तो इधर से जब ये आते थे कुस्तुनतुनिया होके, तो इस पर कब्जा कर लिया तुर्की वाला। जब कब्जा कर लिया तुर्की वाला, तो इनको आना जाना मुश्किल हो गया। अब यहाँ है, इसके नीचे यहाँ पर है ना, ये है अफ्रीका, ठीक है। तो इनको इस रास्ते से होकर, ये समुद्री रास्ते से नीचे से होकर इनको आना था भारत में, है ना, चाहे एशियाई देशों में जाना पड़ता था। दूसरा कोई विकल्प था नहीं, तो ये रास्ते की खोज करना शुरू कर दिए समुद्र के रास्ते की। तो याद रखिए कुस्तुनतुनिया वगैरह कब्जा कब करता है तुर्की? तो 1453 में, याद रखिएगा, ठीक है। उसको देखेंगे इस काल में नए आविष्कारों ने समुद्र रास्ता और नाव विकास को आसान कर दिया। मतलब अब नाव ही एक विकल्प था, तो नाव से संबंधित जितने भी सामान थे वो सब चीज़ को, नए चीज़ों को बनाने की एक होड़ सी लग गई, सब नया चीज़ बनाने लगा। और इसमें कंपास बनाने के लिए यूरोपवासियों ने अरबों से सीखा कंपास बनाना। कंपास क्या होता है? वही कंपास देखते हुए यहाँ पर ऐसे समय दिखाता है ना, कि डायरेक्शन दिखाता है, एक्चुअली में यहाँ होगा, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र उसी को बोला जाता है कंपास, ठीक है। तो कंपास भी बन गया। तो कंपास का ज्ञान किससे मिला? अरबों से मिला इनको, ठीक है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण काल में परंपरागत पत्ती की जगह, है ना, खांचा पत्ती में विकसित हुई, ठीक है। मतलब पुराने तरीके से जो बनाते थे अपना जहाज वगैरह, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाए। अब इस बार एक नई पत्ती की शुरुआत की जिसका नाम रखे खांचा पत्ती, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो समुद्री इलाकों में नाव निर्माण कला के में परंपरागत पद्धति की जगह वही चीज़ हो गया फिर दोबारा, ठीक है। जिससे बड़े बड़े मजबूत जहाज बनाए जाने लगे, और दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? दूरबीन का आविष्कार हो गया। अब देखने के लिए उनको आगे दूर देखने के लिए दूरबीन मिल गया था। दिशा जानने के लिए उनको दिशा सूचक यंत्र मिल चुका था अरबों वाले से, ठीक है। अब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायता था। अब मानचित्र काफ़ी सुधार हो चुका। इनके संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश जानने का उपकरण है। तो क्वेश्चन पूछेगा एस्ट्रोलोब क्या है? तो अक्षांश जानने का उपकरण है एस्ट्रोलोब, ठीक है। भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों के लिए नए किस्म का हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल बनाया। तो पुर्तगाली जो था एक ज़बरदस्त जहाज बनाया जो तेज और हल्का था, हल्का भी था और तेज चलने वाला था, जिसका नाम रखा केरावल, ठीक है। याद रखिए क्या नाम रखा भैया? केरावल। तो क्वेश्चन पूछेगा केरावल क्या है? तो एक जहाज है। किसने बनाया? पुर्तगाली ने बनाया। क्या गुण था उसमें? तो तेज चलता था और दूसरा की हल्का था, ठीक है। नए उपकरणों के साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर जहाज अपना उतार दिया। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी था, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वो पहुंचे कहाँ? अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे भैया? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, यानी दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु मतलब होता है कि ये वाला जगह की बात कर रहा है, सबसे नीचे वाले बिंदु पर पहुंच गया, जिस जगह का नाम रख दे केप ऑफ गुड होप, समझ रहे ना। और वहाँ तक ये पहुँच पाया था, वहाँ से आगे ये नहीं बढ़ पाया था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, जो अमेरिका की खोज करता है, कब भैया? 1492 में। इधर के क्रिस्टोफर कोलंबस जाता है अमेरिका में और उस नए जगह की खोज करता है 1498 में। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि साहसी नाविक वास्को डी गामा भारत के उत्तर महासागरीय से होते हुए कहाँ पहुँचा? उत्तर महासागरीय मतलब वही अफ्रीका का सबसे निचली भाग, जिसको
उत्तर मासांतरिप या केप गुड होप कहा जाता है। भारत को उत्तर करार जमरीन की बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये सब बता चुके। अब्दुल मजीद के सहयोग से आया था। ये सारी कहानी 8 क्लास का जस्ट पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया हूँ। इनको 26 गुना नहीं 60 गुना इनको मुनाफा हुआ। अब ये 1452 में ही कोलंबस ने और अलग अलग जगहों पर सबसे पहले की नई जगह पता करने का श्रेय जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस ही श्रेय ले चुका था, ठीक है। और वो गया था जिस जगह खोजने के लिए, तो गलती से खोज दी दूसरी जगह जिसको रेड इंडियन कहा, ठीक है। बाद में है ना यहाँ के नाविक, बाद में स्पेन का जो नाविक था, स्पेन का नाविक गया अमरीगो वेस्टिबी, इसे जो नई जगह जो खोजी गई थी कोलंबस द्वारा, उस जगह का नाम रख दिया अपने ही नाम पर अमरीका, ठीक है। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 9th और 10th में बीपीएससी वाला जो TRE 2 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाया किसने? मैगलन ने। कब लगाया? 1519 ईस्वी में। 2 चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद कैप्टन कुक जो होता है, कैप्टन कुक का आप लोग नमक खाते होंगे जो मिलता है, तो वो उन्हीं के नाम पर था। कैप्टन कुक जो थे ऑस्ट्रेलिया की खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड की खोज की। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया? तो कैप्टन कुक ने किया। और सर्जन और सेबेस्टियन कैबेट ने न्यू फॉलैंड द्वीपों का पता लगा। तो सर्जन और सेबेस्टियन कैबेट जो था वो किसका पता लगाया? तो न्यू फॉलैंड द्वीपों का पता लगाया, ठीक है। भौगोलिक खोजों में प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल प्रमुख थी। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि भौगोलिक खोजों में किन 2 शासकों ने बहुत ज़्यादा लोगों को सहयोग किया? तो पुर्तगाल के राजकुमार थे, उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। और उसके बाद से महारानी जो थी इसाबेल, ये दोनों मिलकर है ना नए नए खोजों को पता करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे और प्रेरित करते थे अपने नाविकों को, ठीक है। अब ये नई दुनिया के बारे में बताया है कि अमेरिका महाद्वीप का यूरोपीय महाद्वीप द्वारा एक नई दुनिया कहा गया। मतलब यूरोप वाला अमेरिका को नई दुनिया कहा क्योंकि नया मिला था उनके लिए। और क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व के पहले इसकी कोई जानकारी नहीं था। मतलब कोलंबस जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचा था तब तक कोई नहीं जानता था कि इधर कौन महाद्वीप है या कोई देश भी है, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ देखेंगे तो पूरा मैप है, कोई खास चीज़ नहीं। यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ दिखा है भौगोलिक खोजों का परिणाम। क्या हो गया भैया? भौगोलिक खोजों का परिणाम। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट। तो आते हैं भौगोलिक खोजों का परिणाम, देखते हैं क्या क्या हुआ। यहाँ दिया हुआ डाटा कि भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ, एक एक करके समझ लीजिएगा। यहीं पढ़ना सारी कहानी समझ जाएगी। भौगोलिक खोजों का परिणाम हुआ व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि व्यापार जाहिर सी बात है, जब नया नया जगह मिल गया तो व्यापार करने के लिए एक और बाजार मिल गया, आपको नया मार्केट के बारे में पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है आपको बाजार करने के लिए मार्केट मिल गया कि नहीं मिल गया। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। औपनिवेशिक मतलब क्या होता है? उपनिवेश बना के रखे थे, मतलब गुलाम बना के रखे थे बहुत सारे देशों को। अब यूरोपवासियों को एक नया जगह मिल गया गुलाम बनाने के लिए, है कि नहीं है। अब वाणिज्यवाद का विकास हुआ। वाणिज्यवाद मतलब होता है कि पैसा कमाने के लिए उनको एक जगह मिल गया, ठीक है ना। ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का विस्तार हुआ। मतलब कि पश्चिमी सभ्यता मतलब कि क्या हुआ कि ये अपनी सभ्यता को उधर थोपने के लिए मतलब जगह मिल गया और अपना धर्म प्रचार करने की जगह मिल गया। दास व्यापार का विकास हुआ, यानी कि अब नए नए दासों की व्यवस्था होने लगी। दास मतलब क्या होता है? गुलाम। अब जगह मिल गया तो नए नए वहाँ गुलाम बनाना शुरू कर दिए, वहाँ पर लोगों को दास बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। भ्रांतियों का अंत हुआ। भ्रांति मतलब क्या था? लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई साहब ये दुनिया यहीं पर ख़त्म हो चुका है। मतलब यूरोप लगता था कि इतने दूर दुनिया मतलब लोगों को बहुत कम जानकारी थी। वो चीज़ें धीरे धीरे दूर होने लगी लोगों मन में। और ये चीज़ें कि भाई समुद्र के रास्ते जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लोगों में वो भ्रांतियाँ दूर होने लगी, ठीक है। तो उसके बारे में एक एक करके कहानी दिया हुआ वाणिज्यवाद वाला, जो कि कहानी आप लोगों को समझा दिए। अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसको बता दूंगा, तब तक आपको रीडिंग देता हूँ, देखिए आप भी, है ना। अब ये व्यापार और वाणिज्यवाद का प्रभाव। नए देशों ने नए खोजों ने व्यापारिक यूरोप में व्यापार और वाणिज्यवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोप में समृद्ध होने लगा। मतलब अब वहाँ लूटने लगा और अपना देश समृद्ध करने लगा, ठीक है। और यूरोप का व्यापार चरमोत्कर्ष था, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने लगा। फलस्वरूप मुद्रा का विकास हुआ, है ना। हुंडी ऋण आदि व्यापारिक शाख का विकास था। यहाँ एक ये जरूरी है, हुंडी ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ, ठीक है ना। हुंडी मतलब होता है कि, है ना, हुंडे नहीं दिया जाता है कि खेती कीजिए। गांव में सुने होंगे कि हुंडा पर मिलता है ना। हुंडे पर खेती मिल जाता है कि हुंडा बटैया बोला जाता है कि मतलब दे दिए कुछ टैक्स पर कि मेरा काम कीजिए और कुछ मुझे टैक्स दीजिए। तो उस तरह की माहौल धीरे धीरे बढ़ने लगा। मतलब कि यहाँ पर कब्जा कर लिया, बोले कि इस एरिया में अपना फसल उगाओ या जो
भी करना है बिजनेस करो और हमको टैक्स दो, ठीक है। तो हुंडी वाला और ऋण पत्र है, ऋण पत्र मतलब होता है कि जो ब्याज दिया जाता है वो चीज़ें, और व्यापारिक साख, व्यापारिक साख मतलब एक तरह से साख मतलब होता है समझौता। तो बिजनेस के तहत जो एग्रीमेंट बनता है तो वही है ना बिजनेस एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों का व्यापार विकास होने लगा, क्योंकि जहाँ बिजनेस बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें बढ़बे करेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं है। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप ले लिया, मतलब पूरी दुनिया में फैल गया इनका व्यापार, ठीक है। आगे जी यहाँ देखेंगे तो नई खोजें ने पूर्व व्यापार का मुख्य रूप से भूमध्य सागर से बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। क्वेश्चन पूछेगा पहले जो था व्यापार कहाँ से कहाँ तक ही सीमित था, मतलब नई दुनिया खोज होने से पहले यूरोपवासियों का व्यापार जो है कहाँ से कहाँ तक फेमस था, तो भूमध्य सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक, मतलब उन्हीं के देश में फैला हुआ था। एक्चुअली में जो देखेंगे तो ये जो भूमध्य सागर है, एक्चुअली में यहाँ भूमध्य सागर देखेंगे, ये ऊपर वाला जो ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं इसको, ये एशिया और अफ्रीका, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। ये लाल सागर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इस एरिया में, मतलब इस एरिया में, उन्हीं के एरिया में ये जो व्यापार जो था वही होता था, और वो इस साइड मतलब एशिया साइड में पहुंचते थे, इस साइड पहुंचते थे, यूरोपवासी इधर नहीं जा पाते थे, है ना। ये अमेरिका साइड उनको नहीं पता था। अब वो क्या हुआ कि उनकी उसमें परिवर्तन हुआ, अब वो क्या हुए अटलांटिक से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सब एरिया में व्यापार करने लगे। फलतः क्या हुआ कि पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम और एंटवर्प आदि जैसे व्यापारिक शहरों का प्रमुख केंद्र बन गया। अब इस सारी दुनिया में इनके केंद्र मतलब व्यापार बढ़ने लगा। सिंपल समझिए, यूरोपवासी ने इटली पर इटली का एक अधिकार जाता था, यूरोपिक व्यापार पर इटली का एक अधिकार जाता रहा। मतलब क्या है कि पहले इटली पावरफुल था बिजनेस के मामले में, बिजनेस वो अपना करता था पूरे यूरोपों में। अब उसकी धीरे धीरे जो है इसकी जो है अपनी व्यापारिक जो पकड़ थी वो धीरे धीरे खत्म रही। मतलब क्या है कि यूरोप में पहले इटली वाला ही अपना सारा सामान बेचता था, अब पूरी दुनिया से कंट्रोल होने लगा। तो सिंपल सी बात है कि पूरी दुनिया को मालूम चलने लगा, वहाँ से सामान लेके आने लगे। अब यूरोप पे जो था इटली पर डिपेंडेंट थोड़ी बहुत था, वो उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। अब इटली का अधिकार भी जो धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस पर प्रभाव पड़ा, ठीक। अब बाकी सारे देश जो है यूरोप में दुनिया भर के सामान लाके बेचने लगे। अब इटली का मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लगा। कालांतर में विशाल साम्राज्य के संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निगम हो गए कि अपने साम्राज्य में ही खोए रहेगा, ठीक है। साम्राज्य ही खो दिया, मतलब इतना ज़्यादा वो व्यापार का चक्कर में पड़े और इतनी ज़्यादा लूट माट और ये किए कि धीरे धीरे उनके साम्राज्य भी एक तरह से खत्म होने लगे। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों में आयातिक बहुमूल्य धातु का, विशेषकर अमेरिका का आयातिक सोना और चांदी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में बदल दिया। और शुरू से मैं बता चुका है कि ये सोना चांदी से ही व्यापार करते थे। फलस्वरूप 80 वर्षों में यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। 80 सालों तक यूरोप की जो अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी, चांदी पर डिपेंडेंट थी। इनमें मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बदलते हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी रही और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। फलस्वरूप समाज की सामंती वर्ग के बदले में व्यापारिक वर्ग का प्रभाव हुआ। देखो पहले था सामंती वर्ग उसको बोलते थे, है ना, जो मान के चलो कि जैसे जब किसी दो राजा में लड़ाई होता था तो जो हार जाता था ना वो उस राजा का सामंत कहलाता था, और जीता हुआ राजा जो है वो विजयी राजा कहलाता था, और हारा हुआ सामंती। मतलब समझिए कि वो एक तरह से पावरफुल वो भी रहेगा लेकिन उसके नीचे अंडर में काम करेगा। तो उसी तरह के बहुत सारे बिजनेसमैन थे, जैसे राजा था, राजा के नीचे काम करते थे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी। तो जो व्यापारी जो थे एक तरह से सामंत कहलाते थे। अब जो ये सामंती भाषा जो है बदल कर अब व्यापारिक रूप में लेने लगा, क्योंकि अब तो लोग फ्री हो गए, अब जिसको मर्जी अपने देश में करे चाहे कहीं और जाकर व्यापार करे, है कि नहीं है। अब दूसरा है कि औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हो, मतलब उपनिवेश कई बार बता चुका हूँ। उपनिवेश मतलब तो गुलाम बनाना, ठीक है। तो गुलाम बनाने की जो इन लोग की प्रेरणा थी, गुलाम बनाने की जो इनका वर्चस्व था वो और धीरे धीरे बढ़ने लगा। नए नए जगह मिले, नए नए जगह गुलाम बनाना शुरू कर दिए, है कि नहीं है। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया। इसके उद्देश्य में विशेषाधिकार और अन्य सुविधा प्राप्त होने के लिए कंपनी प्रगतिशील थी। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों ने एक ऐसी कंपनी स्थापना की। इनमें से कुछ ऐसी कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थी और कुछ अन्य राज्य द्वारा। कुछ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीपों में उपनिवेश की बस्तियां बनाई प्रारंभ में। मतलब क्या हुआ कि अब पहले जो था पर्सनल व्यक्ति व्यापार जैसा करता था, अब कंपनी बनने लगी। बहुत सारे लोग मिल कंपनी बनाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी थी, सारी अपने अपनी कंपनियां बनाते थे। कुछ कंपनियां जो थी निजी लोगों की थी, कुछ कंपनियां थी जो सरकारी कंपनी, जैसे फ्रांस की कंपनी सरकारी थी और इंग्लैंड वाला जो कंपनी था वो निजी कंपनी था, ठीक है। तो ये लोग अब कंपनी ही जाके दूसरे देश में कॉलोनी बसाने लगे, कॉलोनी बसा के वहाँ व्यापार करना शुरू किए और वहाँ पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद वाली भावना बढ़ाना शुरू, मतलब गुलाम कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का
की स्थापना कौन, मतलब कौन सी कंपनी भारत में पहले स्थापना करती है, कौन कौन कब करता है? पुर्तगाली 1498 में कर देते हैं, क्योंकि आ चुका था ये वास्को डी गामा। अंग्रेज 1600 में अपनी स्थापना करते हैं, लेकिन वो इंग्लैंड में स्थापना किए थे, याद रखिएगा, लंदन में स्थापना किए थे, है ना। 31 दिसंबर 1600 को बता चुका आप लोग को, एलिजाबेथ द्वितीय जी थी उनके समय में, ठीक है। डच वाला 1602 में आ जाता, फ्रांसीसी 1664 में आ जाता, डेनिश वाला 1616 में, और स्वीडिश जो है 1731 ईस्वी में पहुंच जाता है भारत में अपना कंपनी लेकर, ठीक है। अब ये वाणिज्यवाद एवं विकास, नए देशों की खोज ने वाणिज्यवाद वैश्विक स्तर पर फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म दिया। अर्थव्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान एक और आकर्षित किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। इसके साथ साथ इसका भंडारण भी किया गया। इस भंडारण की प्राप्ति में स्पेन की अग्रणी था। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में लोगों को अब क्या था कि लोग व्यापार कैसे से करते थे, यूरोपवासी सोना चांदी से व्यापार करते थे। तो उनके पास दो का दिमाग था कि एक तो कि पूरी दुनिया में जाकर व्यापार करें पूरी तरह से, ठीक है, और दूसरा कि सोने चांदी इतना ज़्यादा इकट्ठा कर ले ताकि आगे भविष्य में व्यापार करने में उनको आसानी हो सके, ठीक है। अब इसमें भंडार करने में सबसे आगे था स्पेन, मैंने लूट के खूब अपना सोना इकट्ठा करते रहा, जमा करते रहा, ठीक है, समझ गए ना। आगे जी, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का विस्तार। अब इनका एक जो ग्रुप था ना, वो एक ऐसा ग्रुप था जो पूरी दुनिया में घूम अपना धर्म प्रचार करने में लगा था। ये अलग एक छोटा टाइप का ग्रुप था, लोग पूरी दुनिया में जाके अपना धर्म, ईसाई धर्म को प्रचार करता था लोग, और ज़्यादा के ईसाई धर्म को प्रचार करते थे लोग, और जो मान गया तो मान गया, जो नहीं माना उनको ज़बरदस्ती थोपते रहता था लोग, ठीक है, ज़बरदस्ती थोपते रहता था लोग, ठीक है, समझ गए ना। आगे समझिए, अपना धर्म का प्रचार पूरा करेंगे लोग। इसका धीरे धीरे परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और धन का लालच देकर उन्हें जबरन धर्म स्थान को नहीं बोले, जो मान गया, नहीं तो जबरदस्ती धर्म चेंज कराते थे। वही सारी चीज़ें दिया, इसमें कुछ खास नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई व्यापार वाणिज्य एवं मानव श्रम की महत्ता ने दास को प्रोत्साहित किया। दास पर व्यापार मतलब होता है कि लोग गुलाम बना के एक जगह से दूसरी जगह बेच देना, ये दास व्यापार कहलाता है, ठीक है। आगे जी, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि आरंभ में गुलामों का व्यवहार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी में अंत में बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इस गुलामों से जंगलों को काटने, खेती करके सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि के लिए, मतलब दुनिया भर के काम था, छोटे छोटे काम करने के लिए लोगों को ज़रूरत थी। अब ये लोग जो कब्जा करके बैठे हुए थे, है ना, बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ दूसरे जाकर अपना कॉलोनी बनाए थे, तो उनके लिए, उनको अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए, अपनी सेवा सत्कार कराने के लिए, वो सब के लिए क्या चाहिए था? आदमी चाहिए था। अब वो ऐसा आदमी चाहिए था जिसको बोले बैठ तो बैठ, जो उठ तो उसके लिए क्या है, उस तरह का आदमी किसको बोलेंगे? उस तरह का आदमी होता है दास। और पहले के समय में मानव व्यापार होता था, मतलब इंसानों को बेचा जाता था, जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस बेचाता है, उसी तरह बेचा जाता था, ठीक है। तो उसी तरह वो जो लोग बेचाते थे ना, उन्हीं को दास बोला जाता, मतलब गुलाम, हमेशा के लिए गुलाम रहेगा, ठीक है। तो इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। मतलब क्या हुआ कि अब बोली इनकी ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि ज़्यादा जगह मिला था, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, है कि नहीं है। आगे जी, भ्रांतियों का अंत हुआ। जो भ्रांतियाँ था कि भाई साहब की बड़ी मुश्किल है, तो जैसे देखेंगे तो इनकी बहुत सारी भ्रांतियाँ था। नए गोलार्ध का आविष्कार ने यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता को अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य के नए आविष्कारों के रास्ते को खड़ा कर दिया, और इसका संदेश स्पेनिश सिक्के के सामने और भी है, स्पष्ट होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नई दुनिया की खोज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा नई दुनिया की खोज में, है ना, किस देश ने अपने सिक्के पर इसको कौन सा अंकित वर्ड छपवाया था, या कौन सा शब्द छपवाया था? तो एक तो पहली बात कि स्पेनिश ने छपवाया, दूसरा कि शब्द जो छपवाया था वो क्या था, सामने और भी है, मतलब कि ये दुनिया खत्म नहीं हो रही, और खोजो, जहाँ तक खोज लिया और भी है, इसके आगे और भी खोज लीजिए, ठीक है। ये अपने सिक्के पर छपवाता था ताकि लोगों में अवेयरनेस जागे, लोगों में ये जागरूकता फैले कि भाई साहब दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग नहीं खोज पाए हैं लोग, ठीक है। तो वो ये कौन छपवाया था सबसे पहले? स्पेनिश सिक्के पर ये छपा था, सॉरी, कि सामने और भी है, ठीक है ना। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है, या लिखा है कि इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलने लगी, ठीक है। बढ़ते हुए सामुदायिक गतिविधियों और यात्रियों के उपयोग विभिन्न जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि विकसित होने का अवसर मिला। इससे संबंधित विद्वानों और पेशेवर वैज्ञानिकों का भी जन्म हुआ। मतलब कि अब नई दुनिया की खोज होने लगी, तो नए लोगों की जरूरत पड़ी जो कि रिसर्च करे, जाने। इससे क्या हुआ, एक वैज्ञानिक वर्ग का भी जन्म हुआ। मतलब कि लोगों के बीच में रिसर्च करने वाली भावना जागी,
अब नए नए जगह जाएगा तो देखेगा पहाड़, कहेगा ओ माय गॉड ये कैसे पहाड़ है यार। अब बाहर चलो भारत आएगा, नेपाल में गया होगा तो हिमालय पर बाप रे इतना ऊंचा पहाड़। तो उससे क्या हुआ कि अब उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके अंदर जिज्ञासा था, क्योंकि भाई साहब इसमें क्या है, किस तरह है, कहाँ से ऐसे बढ़ गया, ये क्या नाम है इसका, हर चीज़ के बारे में जानेगा। तो क्या है ये एक तरह की, जब आप किसी भी चीज़ की गहन सोच करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, तभी तो आप रिसर्चर यानी वैज्ञानिक कहलाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वही वैज्ञानिक युग का शुरुआत होने लगा। ठीक है, समझ रहे ना। आगे आते हैं, अन्य परिणाम क्या देखने के लिए मिला भैया। अन्य परिणाम ये मिला कि यूरोप में जो कहवा था, चाय, गन्ना, मकई, आलू, तंबाकू, नील आदि वस्तुओं का प्रवेश हुआ। मतलब कि पूरी दुनिया से ये अपने लिए कहवा खरीदते थे, कॉफ़ी होता है जिसको मतलब कहवा मतलब चाय खरीदते थे, गन्ना, मकई, आलू, तंबाकू, नील, ये सब चीज़ें अपने देश में ले जाने लगे। और अपने देश का यूरोप के माध्यम से अपने देश से भी चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू, ठीक है, और आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। तो ये आलू लेके आए, चाय लेके आए, कॉफ़ी लेके आए, तंबाकू लेके आए। सबसे ज़्यादा फेमस होता है ये तंबाकू वाला। क्वेश्चन पूछता है पुर्तगाल, तंबाकू का शुरुआत भारत में किसने किया था, ये तंबाकू किसने लेके भारत में आया था, तो पुर्तगाली ने लेके आया था। ठीक है, तंबाकू वही खैनी वगैरह जिसको लोग बड़ा चाव से खाते हैं। बिहार में उसकी खेती होती है। सरैसा एक जगह है, मुजफ्फरपुर, उसको सीतामढ़ी वाले क्षेत्रों में, और ये हाजीपुर यानी वैशाली वाले क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र है जो पूरे क्षेत्र को ही सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। वहाँ पर इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसे जब बिहार में जहाँ खैनी मिलती है वहाँ पर सरैसा की खैनी के नाम से फेमस होता है। मतलब किसी नाम से नहीं होता है कि उस एरिया का ये खैनी जो है ज़बरदस्त है। और ये चीज़ मैं 7वां क्लास के शायद 7th या 6th क्लास में जो बिहार का लास्ट वाले जो पढ़ा रहा था तो उसमें था। ठीक है, तो भारत में लेके आते हैं, है ना, आम क्या लेके आते भैया, तो भारत में लेके आते हैं चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू जैसे लेके आते। और भारत की फसल आम, गन्ना आदि, है ना, दूसरे क्षेत्र में गया। ठीक है, तो भारत का फसल थे आम, गन्ना। ठीक है, तो याद रखें क्वेश्चन पूछेगा भारतीय निम्न में से कौन सा भारतीय फसल है, तो आम है, गन्ना है, जो मूल रूप से भारतीय था। ठीक है, अब अन्य परिणाम क्या देखने को मिले। यूरोप में विशेषकर इटली के नए नगरों का उद्भव हुआ। अब इटली में क्या हुआ, नए नए जगह बनने लगा, नए नए शहर बनने लगा, क्योंकि अब वो अपने में वो सुधार भी करना चाहते थे। ठीक है, भूमध्य, उसके बाद देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है ना, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई। अब भूमध्य सागर के महत्व में क्यों वृद्धि हुई भैया, तो अब जाहिर सी बात है कि भूमध्य सागर पहले वहीं तक व्यापार होता था, अब वहाँ से आगे लोग बढ़ने लगे तो उसका वर्चस्व बढ़ गया। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। आज ये अगला पेज यानी लास्ट है यहाँ इस चैप्टर का। और ये चैप्टर किस तरह से समझ आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। अक्सर आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लास्ट में कमेंट नहीं करते। थोड़ी सी कमेंट, छोटा सा 1-2 वर्ड का कमेंट आप लोग कर दीजिएगा तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिल जाती है। इससे पता चलता है कि इतनी जो पढ़ाया जा रहा है इस तरह से कि वो चीज़ें आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। वो चीज़ों को इतनी देखो, यही चीज़ें क्या होता है ना, इसको देखिए हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, हमारे पास सोर्स नहीं है वो चीज़ें कि इन चीज़ों को मैं टाइप करवा के और अपना मोहर लगाकर और उसको बड़ा वाला डिजिटल बोर्ड में लाके आप लोग को पढ़ाऊँ तो आप लोग को लगेगा कि कितना ज़बरदस्त विश्व इतिहास पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है। इसी चीज़ को तो मॉडिफाई करके टाइपराइटर से टाइप करवाया जाता है, टाइपराइटर से टाइप करवा जाए कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो हम अपना डिजिटल बोर्ड पर सामने खड़ा होकर उसी चीज़ को समझाता। और डिजिटल बोर्ड रहता तो और थोड़ी मैप से समझाता बढ़िया से, क्योंकि आप सभी सामने दिख पाते हैं कि नहीं, और लाइव क्लास चला जाता तो आपको लगता कि कितनी ज़बरदस्त पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं है। तो चीज़ें यही रहती है, हमारे पास इन सोर्स की, इन सुविधाओं की कमी है। तो जितना मेरे पास है उसमें मैं बेस्ट देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को लगेगा कि अभी भी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मैसेज करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, तो उससे धीरे धीरे मैं इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। और भविष्य में जब तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब तक आने वाली भविष्य में जैसा भी रहे आगे और चीज़ों को धीरे धीरे डेवलप करते रहा जाएगा। ठीक है, तो मेरा मकसद यही रहता है कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ ना आप लोगों को वो बेहतर तरीक़ा से समझ आना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ना उसको मैं खुद सोचता हूँ कि डिटेल्स उसको बारे में एनालिसिस करूँ, समझूँ, जानूँ, है ना। आप सभी को उसमें मतलब क्षणिक भर भी कोई चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि नहीं है। क्योंकि मैं खुद अपने क्लासों में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों को मैं चेहरा देख के पता चल जाता है कि इसके समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। आप लोग तो दिख नहीं रहे तो पता नहीं चल रहा, आपसे पता कैसे चलेगा, आप सभी कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आप सभी को क्यों समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्या परेशानी हो रही है या पर सही है तो कमेंट कर दीजिएगा तो कंटिन्यू ऐसे रहेगा, है कि नहीं है। तो
क्वेश्चन देखेंगे। पहला लिखा हुआ वास्को डी गामा कहाँ की यात्री था, तो कहाँ की यात्री था भैया, पुर्तगाल का था, जो 1497 में भारत में पहुंचता है, 20 मई 1497 में। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र की जानकारी कहाँ से सीखा था, तो अरबों से सीखा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्तर महासागर अंतरिक्ष लिखा हुआ है। उत्तर महासागर अंतरिक्ष जो है इसकी खोज किसने किया, तो बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। उत्तर महासागर अंतरिक्ष क्या है, तो अफ्रीका के जो सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है उत्तर महासागर अंतरिक्ष, या इंग्लिश में बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। आगे आएंगे तो लिखा अमेरिका की खोज किसने की, तो 1492 में किया। और किसने की अगर पूछता है तो कोलंबस ने किया, ठीक है। और अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पर नहीं पड़ा था, याद रखिए कि स्पेन का एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुची, उसी के नाम पर पड़ा था बाद में अमेरिका का नाम, ठीक है ना। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, 1453। और कुस्तुनतुनिया के बारे में मैंने बताया कि कुस्तुनतुनिया एक क्षेत्र था जहाँ से कौन नेता जा रहा है भाई, देखिए हेलीकॉप्टर से नेता लोग का चुनाव का सीजन चल रहा है, ये सिबरे से 10 बार आते जाते रहते लोग, ठीक है। उनको छोड़िए, हम लोग अपना चुनाव पर रह जाएगा, ठीक है ना। तो कुस्तुनतुनिया जो है, थोड़ा सा बात ज़्यादा है, रुक जाइए एक सेकंड। तो कुस्तुनतुनिया जो जगह था उस जगह के बीच में पड़ जाता था, मतलब यूरोपवासी और एशिया के बीच में कुस्तुनतुनिया जगह पड़ जाता था। और ये जगह से होकर ही आना पड़ता था यूरोपवासी को, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, बीच में है कुस्तुनतुनिया, इनसे होकर ही आना पड़ता था व्यापार करने के लिए। और इस जगह पर कब्जा हो गया तुर्कियों का, और तुर्की उस्मानिया सल्तनत का उस पर पावर था, और वो लोग क्या कर रहे थे, व्यापार करने में कठिनाई दे रहे थे यूरोपवासियों को। विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था, मैगलन था। कब चक्कर लगा था, 1516 ईस्वी में। जस्ट इसके ऊपर हम लोग शुरू में पढ़े लो कि मैगलन जो था पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। कब लगाता है भैया, मैगलन 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला कौन था, मैगलन था। कब लगाया था भैया, तो 1519 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। अब आते हैं सही गलत में, देखते हैं कौन सही कौन सा गलत। भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, नहीं भारत का नहीं भैया, वो तो अमेरिका का थे, गलती से खोज दिया था कोलंबस और उनको रेड इंडियन बोला, ठीक है। उत्तर महासागर की खोज भारत एक पहुंचने के लिए मार्ग प्रस्तुत कर दिया था, बिल्कुल मार्ग प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि ये जो जगह था ना उसके बाद ही भारत में आना संभव हो पाया, ठीक है। भारत अटलांटिक महासागर की पूर्वी तट पर स्थित है। तो अटलांटिक महासागर कहाँ ठहरा है, ये अमेरिका के साइड में, इधर ये देखेंगे तो ये यहाँ है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये यूरोप एशिया। हम लोग के साइड में तो अटलांटिक महासागर की थोड़ी है, हम लोग के पास में तो हिंद महासागर है। भारत अटलांटिक महासागर नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक, उसके तट पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये मार्को पोलो ने भारत की खोज की, मार्को पोलो ने भारत की खोज की, नहीं मार्को पोलो कहाँ से खोज करेगा, मार्को पोलो तो भारत में घूमते घूमते आया हुआ था, वही है ना, वो यात्री था, ठीक है। वो तो बाद में जिस विजयनगर के बारे में पता लगा, पुर्तगाल की यात्री था, ठीक है। और विजयनगर की कहानी काफ़ी लिखा, फिर उसके साथ साथ चीन के न कुबलय राजा से मिला, वहाँ की काफ़ी प्रसिद्धि की मतलब उनकी विशेषता बताया। जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में, बिल्कुल सही है। जो जेरूसलम जो पुराना जगह था वो वर्तमान में अभी वो जगह का नाम इजराइल हो गया, मतलब वो इजराइल उस एरिया में कब्जा करके उसका नामकरण कर दिया इजराइल से, ठीक है। और इजराइल एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसने अपना बॉर्डर सीमा जो है निर्धारित नहीं किया, मतलब जो है इसका मतलब चलिए इजराइल इतना बड़ा है, वो कहता है कि अभी इतना बड़ा थोड़ी है, हम कहा ठीक है कि अगले साल इतना बड़ा हो जाएंगे, अगले साल इतना बड़ा, हर साल वो अपनी जो क्या बोलते हैं उसको बॉर्डर लाइन बढ़ाते जा रहा है, धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है, अपने आसपास के एरिया को कब्जा करते रहा है। उसके बगल में था फिलिस्तीन। आप जान के ताज्जुब हो जाएगा कि पहले था इतने दूर में इजराइल, और ये मान के चलिए पूरा एरिया है इतना बड़ा, इतने दूर में इजराइल था, और इजराइल धीरे धीरे कब्जा करते गए, आज फिलिस्तीन इतना दूर में बचा और ये पूरे एरिया को खा गया, पूरी तरह एरिया को कब्जा कर लिया, ठीक है। वो चाहे बेरहमी से, बेदर्दी से, जैसे भी हो, है ना, वो पूरी तरह से उसको सिर्फ उसकी मानसिकता है कि पूरी एरिया पर अपना कब्जा रहना चाहिए, ठीक है ना। धार्मिक रूप से बहुत खतरनाक कट्टरवाद होते हैं, और ये किसी धर्म को नहीं मानते, याद रखिएगा, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो आप लोग देखते होंगे और लगातार वायरल होते रहता है, ठीक है। आगे आएंगे तो जेरूसलम जो जगह था वो जगह जो है अभी वर्तमान क्या है, इजराइल है। लिस्बन दास प्रथा एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो लिस्बन जो जगह था ना वो दासों के लिए सबसे बड़ा केंद्र था, वहाँ बहुत ज़्यादा दास मिलते थे खरीदने के लिए। जैसे कैसे आप लोग बकरी वगैरह के लिए जाते खरीदने के लिए, मार्केट लगा रहा था बहुत बड़ा, ठीक है। उसी तरह लिस्बन एक दासों का केंद्र था जहाँ पर बहुत सारे दास हमको मिल जाते थे। अमरीकी ने एक नई दुनिया का विस्तार से खोजा, तो वही अमरीकी वेस्पुची जो था, इसी के नाम पर तो अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा को मदद की, तो वो अब्दुल मजीद जो था, अरब व्यापारी जो था, वही ने लेके आया था भारत में, बता चुका हूं आप लोगों को। अब न्यू फाइलैंड की पता किसने लगाया था, सर जॉन सेबेस्टियन जो था वो न्यू फाइलैंड की पता लगाया था, याद रखिएगा। और यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज का नाम क्या था, कैरावल नाम था, आप लोग को जस्ट शुरू में पढ़ा है, जो कि तेज और हल्का जहाज था, और तेज पुर्तगाली बनाया था, ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 15वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच में धर्म युद्ध हुए। धर्म युद्ध जो हुए थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, वो कुस्तुनतिनिया वाला क्षेत्र में हुआ था जो 1453 में हुआ था, जिसमें अंततः तुर्की वालों ने कब्जा कर लिया। उसी चीज़ की बात कर रहा है। कुस्तुनतिनिया पर कब्जा किसने किया था? तो वही तुर्की वालों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास में स्थित है? तो ये जो देखेंगे, ये जो अगर देश देखेंगे तो ये है अटलांटिक महासागर के पास में स्थित है कि नहीं? भारत लेकिन हिंद महासागर के पास में। अब रह गया ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय। तो ये क्वेश्चन आप सभी जो इस 9th क्लास के जो बच्चे होंगे, अगर उनको बनाना होगा तो जिस चीज़ों को डिटेल समझाया हूँ, चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर कभी इसको डिटेल समझाऊंगा और उसको क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करके बताते रहिएगा, है ना। फिर नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में जल्द ही आ जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि आज ही दूसरा चैप्टर भी अपलोड कर दिया जाए, ताकि चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए और जल्द से जल्द MCQ सीरीज लाया जाए, जो एकदम ताबड़तोड़ MCQ सीरीज आएगा, जिसमें कम से कम 3-4 हज़ार हर एक सब्जेक्ट कराऊंगा। आप लोग का पूरी सब्जेक्ट की तैयारी जो है धुआंधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर लेते हैं विदा आप लगी से, फिर किसी क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।